तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते ही हम अपना चौथा पाठ घटाघुरी झूम के लिखित प्रश्नों पे थे और आज हमें इसकी शुरुआत करनी है लिखित प्रश्नों की। तो इसे मैं पहले एक उदाहरण की तरह आपको समझाता हूँ कि नीचे लिखी पंक्तियों को उदाहरण की तरह बदल कर लिखना है। कुछ कविता की पंक्तियाँ दी गई हैं और जैसा कि उदाहरण दिया गया है उसकी तरह हमें उसको बदल देना और फिर से इसे लिखना है ताकि इसका अर्थ हमें स्पष्ट हो जाए। तो हम इसको करते हैं, अपना लिखित के अंतर्गत ये आएगा। तो शुरुआत में करता हूँ। नीचे लिखी पंक्तियों को नीचे लिखी पंक्तियों को नीचे लिखी पंक्तियों को उदाहरण की तरह बदल कर लिखो। तो जरा उदाहरण को देखिएगा। उदाहरण के तौर पे बताया जा रहा है। उदाहरण आई है पर्वत के शिखरों को पर्वत के शिखरों को चूम के पर्वत के शिखरों को चूम कर आई है। चूम कर आई है तो जरा देखिएगा, ये जो पहली पंक्ति है हम कहेंगे वह कविता की पंक्ति है और जो कवि है वो कविता को आकर्षक बनाने के लिए, कवि क्या करता है, कविता को आकर्षक बनाने के लिए इस तरह की रचना करता है और हमें इसे साधारण शब्दों में नीचे लिखा गया है। ये जो हमने ये देखा है साधारण शब्दों में दिया गया है। आई है पर्वतों के शिखरों को चूम के, एक कवि ने अपनी कविता की पंक्ति बनाई है, लेकिन हमें कैसे लिखना है, साधारण भाषा में, कि पर्वत के शिखरों को चूम कर आई है। पर्वत के शिखरों को चूम कर आई है, हमें इसे साधारण वाक्य में लिखना है। तो इसी तरह हमें 4 और पंक्तियाँ दी गई हैं कविता की, हम उन्हें
लिखेंगे ठीक इसी तरह से हमें साधारण वाक्य में उसे लिखना है। तो शुरू करते हैं। अपना पहला वाक्य मैं मिटा देता हूँ, उदाहरण मिटा देता हूँ क्योंकि आप समझ आ ही गया है इसे। है साथी हैं ये सब, साथी हैं ये सब, साथी हैं ये सब इस भोली मासूम के, इस भोली मासूम के मासूम के तो इसे अब हमें साधारण वाक्य में लिखना है। वो कविता की तरह नहीं लिखेंगे जो कवि होता है। कवि क्यों ऐसे इस तरह लिखा जाता है? कवि क्यों ऐसे लिखता है साथी हैं ये सब इस भोली मासूम के? क्योंकि कविता को आकर्षक बनाना होता है। नहीं तो अगर इसको वाक्य में साधारण वाक्य में लिखेंगे तो कहानी हो जाएगी। तो जो कवि होता है इसे साधारण वाक्य में न लिख करके इस ढंग से लिखता है ताकि कविता जो है वो आकर्षक बनी रहे। कविता जो है वो आकर्षक बनी रहे। तो हम इसे साधारण से वाक्य में लिखेंगे। साथी हैं ये सब इस भोली मासूम के, तो हम लिखेंगे ये सब इस भोली मासूम के साथी हैं। ये सब इस भोली मासूम के साथी हैं। यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए ये सब इस भोली मासूम के साथी हैं। ये सब इस भोली मासूम के साथी हैं। इसमें आदि बोधक से तो हम इसी तरह से लिखते जाएंगे। तो ठीक उदाहरण जैसे हमने अभी इससे पहले किया था, उदाहरण में भी हमने यही देखा था कि जो वाक्य हमें लिखना है साधारण से वाक्य में लिखना है कि इसे पढ़ने के बाद किसी को भी ये समझ आ जाए। तो साथी हैं ये सब इस भोली मासूम के, हम कहेंगे ये सब इस भोली मासूम के साथी। अगला है हमारा ख। ख को लिखते हैं ख। इसके ही स्वागत में नाच रहा मोर है। इसके ही स्वागत में इसके ही स्वागत में नाच रहा मोर है। नाच रहा
पूर्ण। तो ये कविता की पंक्ति है। अब हम इसे अपने साधारण शब्दों में लिखेंगे। इसके ही स्वागत में नाच रहा मोर। तो इसको साधारण वाक्य में कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे, मोर इसके स्वागत में ही नाच रहा है। मोर इसके स्वागत में ही नाच रहा है। मोर इसके ही स्वागत में, मोर इसके ही स्वागत में नाच रहा है। मोर इसके ही स्वागत में नाच रहा है। तो इसको एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूँ। तो पहली पंक्ति है वो कविता की पंक्ति है। हमने इसको उदाहरण के अनुसार साधारण वाक्य में लिखा है ताकि ये किसी को भी समझ आ जाए। तो पहला है वो कविता की पंक्ति है। कविता की पंक्ति को क्यों इस ढंग से लिखा जाता है, मैंने आपको कारण बताया है कि कविता को आकर्षक बनाना होना चाहिए, उसको तुकबंदी होनी चाहिए, लय मिलना चाहिए। इस कारण से इसे इस ढंग से लिखा है। लेकिन जब हम इसे साधारण वाक्य में लिखेंगे तो ये बात समझना और अधिक आसान हो जाता है। जैसे पहला क है, साथी है ये सब इस भोली मासूम के। इसको हमने साधारण वाक्य में कैसे लिखा है? ये सब इस भोली मासूम के साथी हैं। ख है, इसके ही स्वागत में नाच रहा मोर है। तो इसको साधारण वाक्य में कैसे लिखेंगे? मोर इसके ही स्वागत में नाच रहा है। ये गलत लिखा है, रहा होना चाहिए, रहो मैंने लिखा। मोर इसके ही स्वागत में नाच रहा है। तो आपने इसे नोट कर लिया होगा। तो अब मैं इसे मिटा देता हूँ। अभी हम ग वाला भाग करेंगे। इसका ग भाग बचा। ग दो और बाकी हैं, दो पंक्तियां और हैं, इसको भी कर लेते हैं। क्या कहने इसकी इस मस्ती के धूम के, क्या कहने इसकी इस मस्ती के धूम के अब क्या कहने इसकी इस मस्ती के धूम के, तो हम कहेंगे इसके इस मस्ती और धूम का क्या कहना है। इसकी इस मस्ती और धूम का क्या कहना है। इसकी इस मस्ती और धूम
मस्ती और धूम का क्या कहना है? क्या कहना है? इसकी इस मस्ती और धूम का क्या कहना है? अगला है घ। बिजली की चमक से इसको तो प्यार है। ये भी कविता की पंक्ति है। बिजली की चमक, बिजली की चमक से इसको तो प्यार है। बिजली की चमक से इसको तो प्यार है। बिजली की चमक से इसको तो प्यार है। इसको हम साधारण वाक्य में किस तरह से लिख सकते हैं? इसको से शुरू करेंगे। इसको तो बिजली की चमक से प्यार है। इसको तो बिजली की चमक से प्यार है। ये साधारण वाक्य में हो गया। इसको तो बिजली की चमक से, बिजली की चमक से, इसको तो बिजली की चमक से प्यार है। पूर्ण विराम। तो एक बार फिर से इन दोनों कविता की पंक्तियों को हम दोहरा लेते हैं। इसको फिर से आप समझ लीजिए। बहुत आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हमें इसे साधारण वाक्यों में बनाना है। जैसा कि उदाहरण में मैंने आपको बताया था कि जो कवि, इसमें अर्थ में कोई बदलाव नहीं आना चाहिए। जो दोनों के वाक्य में अर्थ में कोई बदलाव नहीं आना चाहिए। और ये साधारण वाक्य में होने के कारण जल्दी स्पष्ट हो जाता है। पढ़ने वाले को बहुत ही आसानी से समझ भी आ जाता है कि कवि क्या कहना चाहता है। तो हमने देखा कि कवि कह रहा है क्या कहने इसकी इस मस्ती के धूम के। तो हमने साधारण वाक्य में इसे लिखा, इसकी इस मस्ती और धूम का क्या कहना है। ठीक उसी तरह दूसरा जो घ है हमारा, ये अंतिम वाक्य है। अरे हम कहेंगे अंतिम पंक्ति है कविता की। बिजली की चमक से इसको तो प्यार है। तो साधारण वाक्य में लिखेंगे, इसको तो बिजली की चमक से प्यार है, पूर्ण विराम। इस तरह हमने इसे लिखना सीखा। और ये हमारा लिखित का जो पहला प्रश्न था वो हमने पूरा कर लिया। अब लिखित के दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। अब लिखित का दूसरा प्रश्न कैसा है? ये है बहुविकल्पीय प्रश्न। लिखित का दूसरा, ये प्रश्न था पहला था, लिखित का दूसरा। लिखित का दूसरा है।
लिखित का दूसरा प्रश्न है। क पहले प्रश्न लिख देते हैं। सही अर्थ पर सही अर्थ पर सही अर्थ पर टिक का चिन्ह लगाओ। टिक का चिन्ह लगाओ। पहला है क, तो एक एक करके इसे ध्यान से देखते जाते हैं कि पहला जो है वो है घटा गिरी झुमके का अर्थ है। कविता का शीर्षक ही है घटा गिरी झुमके झूम के का अर्थ है। तो क्या है, इसमें हमें 3 विकल्प दे रखे हैं और पहला है काली काली घटाएं आ रही हैं। काली काली घटाएं आ रही हैं। काली काली घटाएं आ रही हैं। आ रही हैं। काली काली घटाएं आ रही हैं। दूसरा विकल्प है हमारा घटाएं मस्ती में डूबी चली आ रही हैं। घटाएं मस्ती में घटाएं मस्ती में डूबी चली आ रही हैं। घटाएं मस्ती में डूबी चली आ रही हैं। चली आ रही हैं। और तीसरा विकल्प जो हमारा है वो है तेज गति से घनी घटाएं इधर उधर लहराती आ रही हैं। तेज गति से घनी घटाएं इधर उधर लहराती आ रही हैं। तेज गति से घनी घटाएं इधर उधर लहराती आ रही हैं। आती आ रही हैं।
हाँ, तो ध्यान से इसे देखेंगे। 3 विकल्प दिया हो और किसका हमें उत्तर देखना है? घटा घिरी झूम के, जो कि हमारी पाठ 4 के जो कविता का शीर्षक है। घटा घिरी झूम के का अर्थ, घटा आपको पता है कि काले बादलों को कहा जाता है और वे क्या करती हैं? आसमान पे घिर आती हैं और मस्ती से चली आती। झूम का अर्थ है, इसका झूम का अर्थ मतलब खुशी से झूमने को कहा गया, मस्ती से झूमने के लिए कहा गया है। तो सबसे तीनों में सबसे सही विकल्प कौन सा है, हम उसको एक बार समझ लेते हैं। तो सबसे सही विकल्प है ये है, पहला वाला क्यों नहीं है? काली काली घटाएं आ रही हैं। इसमें केवल घटाओं के आने के बारे में कहा गया, वो झूम वाला जो है, वो जो मस्ती वाली बात नहीं बताई है। घटा तो बताई है, लेकिन तो इसलिए इसे सही विकल्प नहीं माना है। हमें एकदम सही विकल्प चुनना है। तो दूसरे पे चलते हैं। घटाएं मस्ती में डूबी चली आ रही, तो ये एकदम सही विकल्प है, क्योंकि तेज गति और घनी घटाओं के बारे में नहीं कहा गया। तो तेज गति वाला भी गलत विकल्प है। हमारा दूसरा विकल्प सबसे सही है। अब इसका कारण भी जान लेते हैं कि भाई हमने एक नीचे पहला और तीसरा जो है उसको सही क्यों नहीं कहा, ये भी जानना चाहिए। तो मैंने कहा कि जो शीर्षक दिया है काली घटा झूम के, तो उसमें पहले वाले में हमें केवल उनके आने का ही बताया गया है। काली काली घटाएं आ रही हैं, बस इसमें यही बता गया है। कैसे आ रही हैं उसका कारण नहीं बताया, कि झूम के आ रही हैं, मस्ती में आ रही हैं, ये नहीं बताया गया, इसलिए इसका विकल्प हमने सही नहीं माना। अब चलते इसको सही क्यों नहीं माना, इसको हम क्यों नहीं सही मान रहे हैं? तो उसका कारण है कि तेज गति से घनी घटाएं इधर उधर लहराती आ रही हैं। अब तेज गति नहीं कहा गया, यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लिखा है घटा घिरी झूम के, तो तेजी से आ रही है। तेजी वाली चीज़ इसमें कहीं नहीं बताई गई है, तो इसलिए हम कहेंगे ये भी विकल्प सही नहीं है। इधर उधर से आ रही हैं, घिर रही हैं, ये तो ठीक है, लेकिन ये तेज गति नहीं बताई गई। तो सबसे सही विकल्प है दूसरा, घटाएं मस्ती में डूबी चली आ रही हैं। तो झूम के आना है मतलब मस्ती में डूबने को ही झूम के आना कहा गया है। तो ये था हमारा दूसरा विकल्प, एकदम सही है। अब चलते हैं, और भी 2 हैं, तो इसमें और 2 हमें हैं। बहुविकल्पीय प्रश्नों में 2 और हैं। बूंदों में पल रही ढेरों खुशहालियों का अर्थ बताइए, का क्या अर्थ होता है? तो खुशहालियाँ, बूंदों में पल रही ढेरों खुशहालियों का 3 हमें विकल्प दे रखा है। मैंने आपको खुशहाली कहा था कि ढेर सारी खुशहालियाँ किसी क्यों कहा गया है, क्योंकि बूंदों को देखकर किसान, बच्चे, मोर, पशु पक्षी, पेड़ पौधे सभी खुश हो जाते हैं। तो उनको बूंद को ये मत सोचना कि छोटी हैं, उसमें बहुत खुशहालियाँ हैं। तो मैंने आपको इसमें केवल हिंट दिया है, आप इसे कोशिश करिएगा कल करने का। और फिर हम चलते हैं ग, पीपल के पत्ते भी बजा रहे तालियां का क्या अर्थ है? तो इसमें भी 3 विकल्प है। तालियां खुश होने पे व्यक्ति बजाता है, जब उसे बहुत खुशी होती है तो वह तालियां बजाता है। तो इसे जो हम इसका ख भाग है और ग भाग है, इसे हम कल करेंगे। आपको इसे करने का प्रयास जरूर करना चाहिए। मैंने आपको इसीलिए कुछ अंदाज़ा इसका अर्थ, आपको भावार्थ स्पष्ट कर दिया है। तो हम प्रश्न 2 का ख और ग उसे कल करेंगे और आप इसे करने का प्रयास करिएगा, ये आपका गृह कार्य माना जाएगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, शेष हम कल करेंगे।